नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगली वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त एमआर चौधरी। दीजिए शुरू करते हैं। कीलेट लिगेंड आज हमारा टॉपिक है। कीलेट लिगेंड। चीलेट लिगेंड क्या होते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे कीलेट कॉम्प्लेक्स। आइए ध्यान दीजिए, कल हमने ये चर्चा करी थी कि आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं: धनावेशित लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। दाता परमाणुओं के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण जाना था। डोनर एटम की संख्या के आधार पर लिगेंड द्वारा बनाए जाने वाले उप सहसंयोजक बंधों की संख्या के आधार पर लिगेंडों को एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट या मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, इस तरह से हमने सीखा था। और कुछ लिगेंडों के हमने नाम एग्जाम्पल भी देखे थे। तो मैं यहाँ एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड का एक उदाहरण आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे कार्बोनिल है, जैसे ये साइनाइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड है। अब मैं द्विदंतुर लिगेंड आपके सामने रखता हूँ। द्विदंतुर लिगेंड में हमारा एथिलीन डाइएमीन है, हमारा ऑक्सीलेट है। इसी तरह से त्रिदंतुर लिगेंड, इसी तरह से चतुर्दंतुर लिगेंड को भी हमने देखा जाना था। आज हम पढ़ रहे हैं कीलेट लिगेंड। मैं इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि कीलेट लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो एक दंतुक तो नहीं होते। वे द्विदंतुर या बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक वलय का, रिंग का, साइकिल का या छल्ले का निर्माण करते हैं, उन्हें कीलेट लिगेंड कहते हैं। क्या बोला मित्रों? वे द्वि अथवा बहुदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर क्या करते हैं? वलय बनाते हैं। वलय में नहीं समझे तो साइकिल या रिंग बनाते हैं। इसमें नहीं समझे तो छल्ला बनाते हैं। ये देशी शब्द है। ऐसे लिगेंडों को कीलेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट। कीलेट का अर्थ होता है मित्रों पंजा। लैटिन वर्ड है ये, इसको कहते हैं पंजा। यानी पंजा जिस तरह से पकड़ता है किसी चीज को तो वो एक वलय हो जाती है, जैसे ये इस तरह से इसका नाम पड़ा है कीलेट लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत एक सरल उदाहरण लेता हूं जो हमने शुरू से लिया है। आप सब लोग जानते हैं ये एक संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक है। नाम है इसका टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। यह जो अमोनिया लिगेंड है, कौन है? अमोनिया लिगेंड। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है। इसमें संरचना देखें तो कॉपर का परमाणु या कॉपर धनायन इस लिगेंड के सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, केंद्र पर। और अमोनिया लिगेंड, अमोनिया लिगेंड एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित ज्यामिति, आप उसको भले ही वर्गाकार समतलीय माने, लेकिन यहाँ वो सम चतुष्फलकीय ज्यामिति में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहता है। ठीक है ना? मैंने इसका डायग्राम बना दिया। ठीक है ना? यदि हम टेट्राहेड्रल डायग्राम बनाएं, कैसा बनाएं? टेट्राहेड्रल डायग्राम तो मैं ऐसे बनाऊंगा। ये कॉपर और ये आपके अमोनिया लिगेंड। या ये ज्यामिति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। या महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ अमोनिया ने कॉपर धन आयन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए। क्या बनाए? सिंगल। ठीक है। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं कॉपर का ही। Cu ऑक्सीलेट के दो लिगेंडों के साथ माना कि क्रिया करता है। तो किस प्रकार से?
यौगिक बनाएगा। अब मैं उस यौगिक को आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। तो हमारे पास अब यहाँ यौगिक होगा, ये कॉपर और ये ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट को हम कैसे लिखते हैं मित्रों, देखिएगा। तो सी, सिंगल बॉन्ड सी और ओ ओ माइनस, ओ ओ माइनस, ऐसा भी दर्शा सकते हैं। डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, इस रूप में भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी किस में लिखें। अब जब इसके साथ ऑक्जिलेट जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, ऑक्सीलेट, तो वो इस तरह से एक ऑक्जिलेट लिगेंड दाईं ओर से और दूसरा ऑक्जिलेट लिगेंड, क्योंकि ये बाइडेंटेट है, द्विदंतुर लिगेंड है, तो इस ओर से इस तरह जुड़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाह रहा हूं कि ये जो यहाँ पर अब बना है, ये यहाँ पर जो बना है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ से यहाँ मुझे एक वलय जैसा दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ से यहाँ एक वलय जैसा दिख रहा है, जो वलय इसके साथ केंद्रीय धातु आयन के साथ धातु परमाणु के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मैं इस ऑक्जेलेट को क्या कहूंगा, इलेट लिगेंड। क्या कहूंगा, इलेट लिगेंड। ऐसा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा हम एक और उदाहरण यहां बनाते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, मैं यहां सूत्र लिखता हूं उसका, एथिलीन डाइअमीन के दो लिगेंड यदि कॉपर के साथ जुड़े हुए हों, इस प्रकार के ये कोई संकुल आयन है। क्या है, संकुल आयन। मैं केंद्रीय धातु परमाणु यानी कॉपर 2+ को सेंटर में मेंशन करता हूं, लिख देता हूं। और एथिलीन डाइअमीन EN को हम कैसा लिखते हैं, तो हमने कल ये देखा सीखा था प्रीवियस वीडियो में, CH2 CH2 और NH2। ये है आपका एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन। क्या है, एथिलीन डाइएमीन है। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। ये कॉपर बीच में है और इसमें ये इस तरफ से एक एथिलीन डाइएमीन लिगेंड इस रूप में जुड़ जाता है, और एक एथिलीन डाइएमीन ये NH2 CH2 CH2 और ये NH2 इस रूप में जुड़ जाता है। प्यारे मित्रों देखिए, यहाँ जो एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है, एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है, इसने कॉपर के साथ जुड़ने के दौरान इस प्रकार की एक वलय बना ली। क्या बना ली, इस प्रकार की एक वलय बनाई। क्या बनाई है, वलय बनाई है, एक रिंग बनाई है, एक साइकिल बनाई है, एक छल्ला बनाया है, एक चक्र बनाया है। इसलिए इस एथिलीन डाइएमीन को और यहाँ पर ऑक्जेलेट लिगेंड को ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कीलेट लिगेंड कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। वे द्वि या बहुदंतुर लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर वलय या रिंग बनाते हैं, उन्हें कीलेट लिगेंड कहते हैं। एक दंतुर लिगेंड कभी भी कीलेट लिगेंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकेला जुड़ेगा, एक उपसह संयोजक बंध बनाएगा, वलय का निर्माण नहीं कर सकता। द्विदंतुर लिगेंड कीलेट लिगेंड होते हैं, त्रिदंतुर लिगेंड भी कीलेट लिगेंड होते हैं। और ये कह दूं, सभी पॉलीडेंटेट लिगेंड बहुदंतुर लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 एवं 2 से अधिक होती है, वो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें कीलेट लिगेंड कहते हैं। यहां तक बात आपके समझ में आ गई। चाहे तो इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं अगली बात करता हूं कि इन कीलेट लिगेंड से बने संकुलों को क्या कहते हैं। कीलेट लिगेंड से बने संकुलों को क्या कहते हैं, तो मित्रों ध्यान दीजिए, कीलेट लिगेंड से बने संकुलों को कीलेट संकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कीलेट संकुल, कीलेट कॉम्प्लेक्स, कीलेट उपसह संयोजक यौगिक। और
केंद्रीय धातु आयन के साथ कीलेट लिगेंडों द्वारा जुड़कर कीलेट संकुल बनाने की क्रिया कीलेटीकरण कहलाती है। क्या बोला मैं? कीलेटीकरण। ध्यान देना, कीलेटीकरण। इंग्लिश में इसे कीलेशन कहते हैं, अंग्रेजी में किस नाम से बोलते हैं? कीलेशन। क्या है कीलेशन? कीलेट लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ जुड़कर एक वलय युक्त उपसह संयोजक यौगिक का बनाना कीलेटीकरण कहलाता है। कीलेट लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर उपसह संयोजक यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया को कीलेटीकरण कहते हैं। तो हम पढ़े कीलेट संकुल, यानी केंद्रीय धातु आयन और कीलेट लिगेंड से बने संकुल को कीलेट संकुल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगली बात करता हूं मैं कीलेटीकरण और कीलेट संकुल। अब प्रश्न ये उठता है, प्रश्न पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि एक दंतुर लिगेंडों से बने हुए उपसह संयोजक यौगिक और कीलेट लिगेंड से बने हुए उपसह संयोजक यौगिक में कौन ज्यादा स्थायी और स्टेबल होता है? आप भी अंदाज लगा सकते हैं कि कीलेट लिगेंड से बना हुआ यौगिक या कीलेट संकुल ज्यादा स्थायी होता है। मैं यूं कह रहा हूं, यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें, इसकी बात करें मित्रों, स्टेबिलिटी की या स्थायित्व की, इसकी स्थायित्व की बात करें, तो ये समझने में, सीखने में, देखने में आया है कि कीलेट संकुल सामान्य संकुलों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। मैं सामान्य संकुल कहूं या इसकी जगह एक नया शब्द आपके लिए काम ले लूं, अकीलेट संकुल। क्या लूं? अकीलेट संकुल, यानी जिनमें वलय नहीं है, ऐसे संकुल जिनमें, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें लिगेंड और धातु आयन के मध्य उपसह संयोजक बंध बनने से वलय का निर्माण नहीं हुआ है, बिना वलय वाले अकीलेट लिगेंड, और वलय युक्त बिना वलय वाले अकीलेट संकुल और वलय वाले कीलेट संकुल। मेरा कहने का मकसद ये है, आ जाइए यहां सीधे, ये अकीलेट संकुल है। ये कौन है? अकीलेट संकुल। और ये कैसा संकुल है? कीलेट संकुल। अब इनमें मैं माना कि इसको 1 नंबर दे दूं और इसको 2 नंबर दे दूं, तो कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्थायी है? तो आपका उत्तर होगा डियर फ्रेंड्स कि 2 नंबर संकुल 1 नंबर से ज्यादा स्थायी है। क्या बोला मैं? 2 नंबर संकुल जिसमें कीलेट लिगेंड है वो एमीन मोनोडेंटेट लिगेंड से बने संकुल की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है, क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और हम संकुल को अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं, तो रासायनिक क्रिया में लिगेंड में और धातु के बीच में बने हुए बंध जब टूटने की बात करते हैं, टूटने की बारी आती है, तो मित्रों आप भी जानते हैं, एक एक बंध तोड़ना आसान है या 2 अथवा अधिक बंधों को एक साथ तोड़ना आसान है। मैं यूं कह रहा हूं कि ये अमोनिया लिगेंड के साथ, एमीन लिगेंड के साथ कॉपर धातु के साथ बने हुए सिंगल बॉन्ड है। उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ आ रही है। और इस केस में ये कीलेट संकुल है, ऑक्जेलेट। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, ये जानना चाह रहा हूं कि इस अकेले बंध को तोड़ना आसान है, इस बंध को, या इन 2 बंधों को एक साथ तोड़ना आसान है? तो आप स्वाभाविक रूप से उत्तर यही देंगे कि सर उस एक बंध को तोड़ना आसान है, यानी उस बंध को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, अपघटित करने के लिए कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विघटन ऊर्जा की कम मात्रा में आवश्यकता है वहां, और यहां विघटन ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहां दोनों बॉन्ड कीलेट लिगेंड द्वारा बने हुए सभी बंध, यहाँ एक कीलेट लिगेंड द्वारा 2 बंध बने हैं, तो 2, माना कि मित्रों हम ईडीटीए लेते, ईडीटीए 4 माइनस हेक्साडेंटेट लिगेंड है, वो यदि केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर
एक साथ 6 बंध बना रहा है, तो अब आप ही बता सकते हैं 6 बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए या एक बंध को? आपका उत्तर है एक बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए और 6 बॉन्ड्स को जोड़ तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कीलेट संकुल है वो मोर स्टेबल होते हैं और ये कम स्थायी होते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। कीलेटीकरण की एक बात और कह देता हूं। माना कि किसी सेंट्रल मेटल आयन के साथ इसके साथ में जुड़े हुए लिगेंड द्विदंतुर लिगेंड हो। कैसा हो? द्विदंतुर लिगेंड हो, त्रिदंतुर लिगेंड हो, चतुर्दंतुर लिगेंड हो, पेंटाडेंटेट लिगेंड हो या हेक्साडेंटेट लिगेंड हो। समझ रहे हैं ना? अब हम इनकी बात करें, या मैं यहां लिख दूं 1 2 3 4 5 6 केंद्रीय धातु आयन के साथ इस प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। जो ये है मोनोडेंटेट एक दंतुर, ये बाइडेंटेट द्विदंतुर, ये ट्राइडेंटेट त्रिदंतुर, टेट्राडेंटेट चतुर्दंतुर, पेंटाडेंटेट पंचदंतुर और हेक्साडेंटेट षटदंतुक लिगेंड। ठीक है ना? समझाना ये चाह रहा हूं इस केंद्रीय धातु आयन के साथ ये यदि बारी बारी से इसके साथ संकुल का निर्माण करें और 6 संकुल यौगिक बने हो। कितने? 6। ठीक है ना? तो एक दंतुर लिगेंड से बना हुआ यौगिक इससे बने हुए यौगिक की तुलना में संकुल की तुलना में कम स्थायी होगा। ट्राइडेंटेट से बना हुआ संकुल कीलेट संकुल इसकी तुलना में मोर स्टेबल होगा। ये इसकी तुलना में, ये इसकी तुलना में, और सर्वाधिक स्थायी होगा हेक्साडेंटेट लिगेंड से बना हुआ संकुल। ये इसलिए है कि जैसे जैसे डेंटिसिटी तंतुकरण की संख्या बढ़ रही है, 1 से 2 3 4 5 6, हम इसको बोलते हैं कीलेटीकरण बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कीलेटीकरण। जब एक लिगेंड द्वारा 6 बंध बनाए जाते हैं तो माना कि उसका कीलेटीकरण का मान है 6, और एक लिगेंड द्वारा एक बंध बनाया जाता है तो उसके कीलेटीकरण की मात्रा है 1। कीलेटीकरण की मात्रा जितनी अधिक होती है संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। क्या बोला मैं? कीलेटीकरण की मात्रा जितनी अधिक होती है उपसह संयोजक यौगिक या कीलेट संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला विषय हमारे पास है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल। मित्रों, होमोलैप्टिक को बोलते हैं समरूप संकुल और हेट्रोलैप्टिक को बोलते हैं हिंदी में असमरूप। सामान्य तौर पर बुक्स में ये इंग्लिश में ही है। हेट्रो का मतलब विषम भी होता है और इसका मतलब तो सम है ही। सम यानी समान। क्या है ये हेट्रोलैप्टिक और होमोलैप्टिक संकुल? एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, ये बात आप पहले से जान लें। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं समरूप संकुल। वे संकुल जिनमें सभी लिगेंड ऑब्लिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंड या दाता परमाणु समान हो तो ऐसे संकुल को होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं, समरूप संकुल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थ जानिए, बड़ा सरल अर्थ है मेरे पास, है ना? जिन संकुलों में या जिनमें सभी लिगेंड या सभी दाता परमाणु समान हो, सभी दाता परमाणु समान हो, ये वाली बात ज्यादा कारगर है। ये वाली बात है वो ज्यादा कारगर है मित्रों। क्या? दाता परमाणु वाली। क्यों कारगर है मैं आगे समझाऊंगा। दूसरे वाले की परिभाषा लिखें तो हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे मित्रों, असमरूप लिगेंड वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन से भिन्न भिन्न लिगेंड या दाता परमाणु जुड़े हों। भिन्न भिन्न लिगेंड या दाता परमाणु जुड़े हों उन्हें हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हेट्रोलैप्टिक संकुल। इस मैटर को अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लेरिफाई करते हैं। ठीक है ना?
मेरे पास एक एग्जाम्पल है ये वाला, कोबाल्ट और इसके साथ एमीन के 6 अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है मित्रों, ये एक होमोलैप्टिक या समरूप संकुल है, उपसह संयोजक यौगिक है, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए सभी एक दंतुर लिगेंड एक जैसे हैं। एक दंतुर लिगेंड एक जैसे हैं, समान लिगेंड जुड़े हुए। या मैं इसको और विशिष्ट अर्थ देना चाहूं तो ये है कि यहाँ कोबाल्ट के साथ जुड़ने वाला जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन है। और सभी 6 बंध कोबाल्ट के साथ जो बनते हैं वो सभी 6 के 6 बंध नाइट्रोजन यानी अमोनिया के नाइट्रोजन द्वारा ही बनते हैं। किसके द्वारा? अमोनिया के या एमीन के नाइट्रोजन द्वारा ही बनते हैं। इसलिए ये होमोलैप्टिक है। इसलिए ये क्या है? होमोलैप्टिक। आइए इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। ये आपके या अमोनिया के 5 अणु ले लेता हूं मैं, और एक ये लिगेंड है क्लोरीन वाला जिसको क्लोरिडो कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको समझाऊं इससे पहले आप जान गए होंगे कि यहाँ 2 अलग अलग लिगेंड है। इसलिए ये वाला संकुल तो है होमोलैप्टिक और वो वाला है हेट्रो। हेट्रो क्यों है? इसमें 5 लिगेंड अलग प्रकार के हैं और एक लिगेंड अलग प्रकार का है। विशिष्ट अर्थ मैं आपको सिखाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ कोबाल्ट के साथ, इसके साथ कोबाल्ट के साथ 5 डोनर एटम तो नाइट्रोजन के या एमीन के नाइट्रोजन परमाणु वाले हैं, लेकिन छठा जो डोनर एटम है, कौन से वाला? छठा जो डोनर एटम है वो हमारा अलग है, क्लोरिडो लिगेंड का है। इसलिए वो वाला संकुल कैसा होगा मित्रों? असमरूप या हेट्रोलेप्टिक संकुल। ठीक है, अब हम इनके पूरे सूत्र लिख करके इसे बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, लगता है। ये भी सही है। फिर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा यहां पर, अब एक दूसरा उदाहरण लूं और उससे आप जानो। जैसे मेरे पास ये कोबाल्ट है और इससे जुड़े हुए हैं साइनाइड, एक एक जुड़ा हुआ है आइसोसाइनाइड और 4 जुड़े हुए अमोनिया। ठीक है ना? तो ये किस प्रकार का संकुल होगा मित्रों? ध्यान दीजिए, आप पहले ही समझ गए होंगे कि ये असमरूप या हेट्रोलेप्टिक है क्योंकि अमोनिया अलग है, साइनाइड अलग है, आइसोसाइनाइड अलग है। ठीक है, अगली बात करता हूं, एक और उदाहरण लेता हूं। माना कि मेरे पास ये वाला संकुल है Na2AgCN और NC। माना कि सपोज है ना, काल्पनिक एग्जांपल है, तो ये किस प्रकार का संकुल होगा? अब आपको एक बार की तो परीक्षा में यूं लग सकता है कि सर इसमें दोनों लिगेंड तो CN CN लग रहे हैं, लेकिन ये CN है और ये NC है। मेरे कहने का मकसद ये सिखाना है आपको, या डोनर एटम साइनाइड के रूप में बोलें तो C होता है और आइसोसाइनाइड के रूप में बोलें तो N होता है। क्या होता है? या डोनर एटम N है और यह डोनर एटम दाता परमाणु C है। इसलिए ये वाला संकुल है वो हेट्रोलेप्टिक संकुल है। क्या है? हेट्रोलेप्टिक संकुल। ठीक है ना? या कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि दोनों आपको देखने में तो साइनाइड लग रहे हैं लेकिन साइनाइड नहीं है। यहां पर भी, यहां तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। क्लियर हो गया? मेरा मकसद ये समझाना है कि होमोलैप्टिक संकुल वे उपसह संयोजक यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु आयन से एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हुए हो। क्लियर? एक ही प्रकार के लिगेंड हो। दूसरा, हेट्रोलेप्टिक संकुल वे संकुल होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न हो अथवा दाता परमाणु भिन्न भिन्न हो। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख करके सीख सकते हो, दूर कर सकते हो। चलिए मित्रों, अब आगे आ जाते हैं। हमारा अगला बिंदु है केंद्रीय धातु आयन या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना।
बड़ा रोचक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और उसके मार्फत हम समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास हमारा वो पसंदीदा सबसे पहले वाला ये वाला एक उप सह संयोजक यौगिक या संकुल है। मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे लिखते हैं। दो मुद्दे यहाँ महत्वपूर्ण है। केंद्रीय धातु परमाणु या ऑक्सी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरा मुद्दा है कैसे लिखते हैं। दूसरे वाले मुद्दे को पहले सॉल्व कर देते हैं। कैसे लिखते हैं, कैसे ऑक्सीकरण संख्या को कैसे लिखते हैं। ध्यान देना मित्रों, ये बड़ा सरल है। छोटे कोष्टक में रोमन अंकों में लिखते हैं। छोटे कोष्टक में रोमन अंक। अब रोमन अंक क्या होते हैं? ये रोमन अंक है। ये क्या है? रोमन अंक है। ये क्या दिख रहे हैं आपको? ये रोमन अंक है, कोमन अंक नहीं है, रोमन अंक है। ये छोटे कोष्टक में ऐसे धातु की जितनी ऑक्सीकरण अवस्था हो वो लिखते हैं। 2 है तो 2 लिखते हैं, 3 है तो 3 लिखते हैं, 4 है तो 1 है तो वो लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आ गई। ठीक है मित्रों, अब अगली बात करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहली बात, संकुल यौगिक के कुल आवेशों की संख्या। संकुल लवण या संकुल यौगिक में या पर कुल आवेश, क्या बोला मैं? कुल आवेश 0 होता है। कुल आवेश कितना होता है? 0। मतलब ये हुआ कि यहाँ धातु पर धनावेश होगा। अमोनिया लीगेंड है, हालांकि हम जानते हैं ये तो उदासीन होता, कोई आवेश नहीं होता। और सल्फेट पर 2 माइनस होता है। ठीक है ना? या अब पता है हमारे को कि कॉपर पर यहाँ 2 धन आवेश है। कितना है? 2 धन आवेश है। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि आप मान लो कि नहीं सर मैं तो एक ही मानूंगा, तो मैं एक मान लेता हूं। लेकिन सल्फेट पर तो आपको -2 मानने ही पड़ेंगे। सल्फेट की संयोजकता -2 ही होती है। अब टोटल चार्ज, इसका कुल आवेश कितना है मित्रों, ये बताना है। यदि हम 1 माने तो प्लस का 1, फिर अमोनिया पर 0, तो मैं इसको 4 इंटू 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 अमोनिया और 1 पर आवेश 0 है। और प्लस सल्फेट 1 है और उस पर आवेश -2 है। टोटल चार्ज कितना होता है? 0। इस बात को समझें कि उपसह संयोजक यौगिक पर कुल आवेश 0 होता है। यदि संकुल आयन है, क्या बोला मैं? संकुल आयन है, तो उस पर आवेश, उस पर कुल आवेश या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, 0 नहीं होगा। कितना धनावेश या कितना ऋणावेश होगा, वह उस आयन पर लिखे गए आवेश के बराबर होगा। मैं ये बोला, यदि संकुल आयन है, क्या है? संकुल आयन है, तो कुल आवेश उसकी संयोजकता के बराबर, उसकी संयोजकता या उसके धन आवेश या ऋण आवेश के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ रहे होंगे। मैं यूं कर रहा हूं बात, मैं इसको दोबारा लिखता हूं आपके समझने के लिए। ये कॉपर, टेट्राएमीन, और अब मैं सल्फेट को साथ नहीं लिखूं, तो ये संकुल की संयोजकता है। इसकी, इस संकुल आयन की संयोजकता है। इस संकुल आयन पर कुल आवेश अब +2 है। कितना है? +2 है। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। किताब में आपको ऐसे उदाहरण दिए हुए मिलेंगे, फिर आपसे ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए कहेंगे। ये जैसे एक संकुल आयन लिखा हुआ है, ये संकुल धन आयन है और ये संकुल ऋण आयन है। संकुल धन आयन और संकुल ऋण आयन, तो यहाँ कुल संयोजकता कितनी है? -4 है। -4 है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? -4 के बराबर, यानी इतना होगा। यहाँ कुल आवेश कितना होगा? इतना होगा। अब हम इन तीनों केस में केंद्रीय धातु आयन की या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इधर देंगे ध्यान, कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात करते हैं यहां पर
कैसे ज्ञात करें? पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इधर ले आता हूं इसको। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो हमें अज्ञात है उसे x मान लेते हैं। कितना मानते हैं मित्रों? x। और लिगेंड की जितनी संख्या है उसे लिख देते हैं और छोटे कोष्टक में उस पर जो आवेश है, धन आवेश या ऋण आवेश, वह इसमें लिख देते। अमोनिया उदासीन अणु है इसलिए यहां कितना लिखते हैं? 0 लिख देते हैं। टोटल अमोनिया अणु कितने? 4 है तो कोष्टक के बाद 4 लिख दिया। फिर ये आयनिक मंडल में उप संयोजन मंडल से बाहर, समन्वयी सत्ता से बाहर जो सल्फेट आयन है इसकी संख्या 1 है और इस पर कितना आवेश है? -2 है। और इन सभी आवेशों का योग 0 होता है क्योंकि एक संकुल यौगिक है। उम्मीद है समझ रहे हैं। अब मैं इनको कैलकुलेट करता हूं तो ये हो गया x, 4 गुणा 0 हो गया 4 और 1 गुणा -2 हो गया -2। टोटल हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसके बराबर मैंने लिखा है, रिजल्ट नहीं आया अभी। तो हमारे पास हो गया x, पक्षांतरण करें बराबर, ये 2 इधर माइनस का है, बराबर के दाईं ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये 4 इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या बचा? -4 बड़ा है और +2 का मान कम है, इसलिए नेट हमारे पास बचा -2। क्या बचा? सॉरी मिस्टेक होगी, 4 गुणा 0 तो 0 होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया 0, इसका पक्षांतरण नहीं करें। चलिए माइंड मिस हो गया, दोबारा करता हूं मैं। यहां पर ये x प्लस 0 और ये -2 बराबर 0, पक्षांतरण करें तो बराबर के बाईं ओर राशियां हैं, उन्हें दाईं ओर ले जाने पर उनका चिन्ह बदल जाता है। 0 तो कोई राशि नहीं है या ये वैल्यूलेस डिजिट है, इसलिए इसको दाएं बाएं ले जाएं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये माइनस इधर है और इधर जाएगा तो हो जाएगा +2। यह हमारे कॉपर का ऑक्सीकरण अंक है, ठीक है, इस यौगिक में। अब हम यहां आते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलो यहां ले लेता हूं मैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया Na2CuCl4, ठीक है मित्रों। अब हम यहां इसका कॉपर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। किसका ज्ञात करते हैं? कॉपर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। ध्यान देना, इसका कॉपर का। यहां आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने से पहले कि क्षार धातुओं आवर्त सारणी के पहले वर्ग की धातुएं एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनावेश युक्त आयन बनाती है, एकल धनायन बनाती है। आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग की धातुएं 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करती है, इसलिए द्विसंयोजी धनायन बनाती है। इसी तरह से प्रमुख और साधारण जो धातुएं हैं वो सामान्य कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करती है ये आप जानते हैं। यदि वो संकुल में लिखी हुई है कौन धातुएं, तो उनके आवेश भी आपके जेएन में, आपके ध्यान में, आपको माइंड में रहने चाहिए, ठीक। फिर बात करते हैं सामान्य ऋणायनों की। सरल ऋण आयन जो है हैलाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो उन पर आवेश -1 होता है। सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइड, ऑक्साइड है तो उन पर -2 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीलेट है तो उस पर -2 होता है। एथिलीन डाइएमीन है तो उस पर कोई आवेश नहीं होता। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये सिखाना है आपको कि लिगेंड पर जो आवेश है वो हमने पीछे जो एग्जाम्पल सीखे थे उनमें है। साइनाइड है तो -1 है, नाइट्राइट है तो -1 है, नाइट्रेट है तो -1 है, ठीक है ना। इस प्रकार से यानी आप लिगेंडों की सारणी, कौन सा लिगेंड और कितना आवेश, ये कहां से प्राप्त कर सकते हैं? प्रीवियस वीडियो में आवेश के आधार पर जो लिगेंड बताए थे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अब आप जान गए होंगे कि सर क्लोरीन या क्लोराइड पर तो -1 आवेश होता है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है,
अब रामायण को देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास सोडियम है और सोडियम का धनावेश होता है 1। ये 2 क्या है? ये इनकी संख्या है। प्लस कॉपर 1 परमाणु है, तो उसके लिए हम संयोजक उसका ऑक्सीकरण ज्ञात नहीं है, x मान लेते हैं। प्लस हमारे पास 4 है क्लोरीन के परमाणु या क्लोरिडो, और 1 का आवेश होता है -1 बराबर मान लिया 0। ठीक है मित्रों, तो अब ये हो गया प्लस के 2 प्लस x और माइनस के 4 बराबर 0। हल कर सकते हैं इसको। x बाईं ओर रहने दिया, इसको ले गए इधर तो हो गया प्लस का 4, इसको ले गए उधर तो माइनस का 2 बराबर क्या बचा? शेष। शेष रिमेन, शेष बचेगा प्लस के 2 है माइनस के 2 है, तो प्लस वाला बड़ा इसलिए +2। यहां पर भी कॉपर का ऑक्सीकरण अंक प्लस। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ रही है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, या पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल है मेरा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब इसके लिए हम केंद्रीय धातु परमाणु आयरन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। तो पहले तो ये वाला तो सरल आयन है, आयनिक मंडल है, काउंटर आयन है, प्रति आयन है, उसका ऑक्सीकरण अंक तो पोटेशियम 4 है संख्या में, और एक पोटेशियम धनावेश 1 होता है। प्लस आयरन का ऑक्सीकरण अंक अज्ञात है इसलिए x मान लेते हैं। प्लस साइनाइड कितने हैं? संख्या में 6 है। टोटल चार्ज कितना होता है? ये पहले वाला बिंदु। संकुल यौगिक पर कुल आवेश 0 होता है। संकुल यौगिक पर, संकुल आयन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये हो गया 0। ठीक है मित्रों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये +4 है, ये +x है, ये -6 है, बराबर 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो x लेफ्ट रहा, 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। क्या बचा परिणाम हमारे पास? +2। क्या बचा? +2। इसलिए आयरन का ऑक्सीकरण अंक +2 है। क्या है? +2। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तीसरी बात जो मुझे यहां जोड़नी है वो ये है कि लिगेंड का आवेश उसकी संयोजकता के बराबर होता है। लिगेंड का आवेश की संयोजकता के बराबर होता है। ठीक है मित्रों, ये 3 बातें, केवल सिर्फ 3 ही बात। क्या? नीचे शुरू करूं कि लिगेंड का आवेश उसकी संयोजकता के बराबर होता है। जितने लिगेंड प्रेजेंट है उस आवेश या संयोजकता से गुणा कर लेंगे तो लिगेंड का कुल आवेश आएगा, समस्त लिगेंडों का आवेश आ जाएगा। अगली बारी संकुल आयन पर कुल आवेश उसकी संयोजकता के बराबर। जैसे एक संकुल आयन है, इस पर +2 लिखा हुआ, ये होगा दिया आएगा, इस पर -4 लिखा हुआ है, तो संकुल आयन का कुल आवेश उसकी संयोजकता के बराबर। इसका मतलब ये है मित्रों कि संकुल में इसका आवेश, इसका आवेश, या और कितने भी लिगेंड हो तो सभी लिगेंड और धातु आयन के कुल आवेश को जोड़ने पर परिणाम ये आएगा। ठीक है ना। अगली बात करते हैं, संकुल यौगिक पर कुल आवेश 0 होता है। सिर्फ 3 बातें हैं, इन 3 बातों को ध्यान में रखकर आप इस बात को सीख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला बिंदु आता है उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण। क्या आता है? नामकरण। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो इनके ऑक्सीकरण अंक में बता दूं। इसका तो हमने ज्ञात कर लिया था, +2 था, इसका भी ज्ञात किया, अभी +2 था, इसका ज्ञात करना हमारे लिए बाकी है। ठीक है ना, तो मैं इधर ज्ञात करता हूं। प्यारे मित्रों ध्यान देवें, कोबाल्ट का हमारे को ज्ञात करना है, इसलिए इसका ज्ञात करना, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, x मान लेता हूं। और अमोनिया के कितने अणु हैं? 5। अमोनिया का ऑक्सीकरण अंक होता है 0। प्लस क्लोराइड के कितने लिगेंड हैं? 1, और उसका ऑक्सीकरण अंक होता है -1। ये वाले बाहर जो काउंटर आयन है आयनिक मंडल में, ये कितने हैं? ये 2 है, और ए का आवेश कितना होता है? -1 होता है, और टोटल कितना होगा? 0। टोटल से मतलब इस लाइन के ऊपर जो ये संपूर्ण संकुल लिखा है, पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इस संपूर्ण संकुल का कुल आवेश
सभी आवेशों को, सभी संयोजकताओं को जोड़ने से जो योगफल मिलेगा वो शून्य है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 0 - 1 - 2 बराबर 0। इसको -1, इसको -2 लिखा और ये 0 हो गया। 5 गुणा 0 0 होता है। वापस लिखता हूं x - 1 - 2 बराबर 0। x बराबर, इनका पक्षांतरण करूं तो उधर जाने पर वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा +3। तो हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना प्राप्त हुआ, +3। ये सही है कि नहीं, इसको भी मित्रों ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मैं कोबाल्ट के लिए ऑक्सीकरण अंक +3 लिख दूं, अमोनिया का 0 है, इसका -1 है, इसका -2 है। क्या ये योगफल 0 होता है? यदि हाँ तो आपने ज्ञात किया वो सही, यदि ना दोबारा चेक कीजिए। ठीक है। अगली बात करता हूं, इसको मैंने मिटा दिया क्योंकि ये तो बड़ा आसान था, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके लिए ये ले आता हूं। मित्रों इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। पीटी अमोनिया के 2 लिगेंड और क्लोरिडो के 2 लिगेंड। तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक मान लेता हूं मैं x, और अमोनिया के 2 अणु हैं 0, प्लस क्लोरिडो के 2 लिगेंड है और आवेश होता है 1 पर -1 बराबर 0। यूं जान रहे होंगे सर आपको क्या पता क्लोरिडो को 0, बेटा क्लोरिडो को ऐसा लिखते हैं। अब कितना आवेश है, -1, ये तो जानते हैं, छठी वाला भी जानता है। आप तो दुगुना पढ़े, वो 12वीं पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। x प्लस 0 -2 बराबर 0। x पक्षांतरण करें, ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। x बराबर +2। तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक हमें क्या प्राप्त हुआ, +2। इसका ऑक्सीकरण अंक क्या प्राप्त हुआ, +3। इस तरह से आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कैसा भी हो भी। ठीक है मित्रों, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हम अब नामकरण सीखें। क्या सीखेंगे, नामकरण। क्या सीखेंगे, उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण। नेमिंग या नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण सीखते हैं। नाम करने के लिए कुछ बातें हैं, वो ये है। नामकरण के कुछ नियम है मित्रों, उनको जानना, उनको सीखना जरूरी है। वो बहुत सरल नियम है, और वो कौन कौन से नियम है पहले उन पर ध्यान देना। वो ध्यान क्या देना है कि नाम लिखते समय सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। इसका, धनायन का। अब वो धनायन सरल धनायन भी हो सकता है और वो संकुल धनायन भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं बेटा? जो पॉजिटिव स्पीसीज है, धनावेश इकाई है, उसका नाम लेफ्ट हैंड में शुरुआत में सबसे पहले लिखते हैं। मैं आपको यह समझाता हूं। आप सब लोग, हम सब लोग NaCl तो जानते हैं, इसका नाम बोलना। आपने बोला सोडियम। सोडियम इसलिए बोला, पहले इसलिए लिखा क्योंकि धन आयन को लिखने में भी लेफ्ट हैंड में, और धन आयन को नाम लिखने में भी लेफ्ट हैंड में। ठीक है मित्रों, धन हमेशा लेफ्ट रहता है, ध्यान देना। ये जेब धन रखने की, ये हाथ बाया, लेफ्ट। धन हमेशा लेफ्ट, धन हमेशा लेफ्ट। ठीक है ना। और ये हमेशा पहले। किताब में, हमारे सामने किताब खोलते हैं तो किताब की शुरुआत कहां से हो रही है, लेफ्ट हैंड से। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड वाले को सबसे पहले रखते हैं, धन को सबसे पहले रखते। ठीक है। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं, सबसे पहले धनायन का, और उसके बाद लिखते हैं ऋणायन का। उसके बाद ऋणायन का, जैसे सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड। मैं यहां एक बहुत सरल एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत सरल एग्जांपल। मेरे पास एग्जांपल है
CU मैं छोटा लिख रहा हूं, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये वाला, ये एक संकुल है। तो इसमें ये वाला भाग मित्रों धनावेशित है, इसलिए इसका नाम पहले आएगा। ये वाला भाग ऋण आवेशित है, इसलिए इसका नाम बाद में आएगा। लिखूं मैं नाम? हाँ तो लिखें, लेकिन लिखने में अब एक लफड़ा फंस गया कि इसका नाम, पहले इसका नाम लिगेंड का लिखें, पहले धातु का लिखें। तो अब बात को यहां करते हैं। संकुल आयन चाहे संकुल यौगिक के नाम लिखने में पहले लिगेंड का नाम, इसका पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। या तो लिगेंड मित्रों एक ही है, यदि एक से अधिक हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। मैं यह एक उदाहरण ले लेता हूं। मेरे पास ये एक संकुल है CO, एक मेरे पास एमीन है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, ठीक है ना, एमीन के माना की, और एक माना की ये है, ठीक है। ये मेरे पास एक संकुल है यहां से लेकर यहां तक। ध्यान देना मित्रों। अब मैं क्या करूंगा, आप बोलो वो कर लूं मैं तो। आप बोलेंगे सर पहले धनायन का नाम लिखो, तो ये धनायन है, तो लेफ्ट हैंड में वो धन आयन है, चाहे वो संकुल आयन है जैसे यहां पर, चाहे वो साधारण आयन है। इसका नाम पहले मैं लिख दूं DM। ठीक, अब यहाँ लिगेंड ज्यादा है तो पहले मैं किसका नाम लिखूं? आप तो यूं बोलेंगे कहीं तो सर इसमें ये धन आयन है, ठीक है ना, हाँ है, मान लेता हूं भाई, ठीक है ना। CU +2 चार्जेस पर माना कि ये। अब मेरी बात ये समझाना है आपको कि हम धातु का नाम पहले नहीं लिखते हैं, धातु आयन का नाम पहले, सेंट्रल एटम का नाम पहले नहीं लिखते हैं। मैं ये बात यहाँ अटका देता हूं, लिख देता हूं, समझा देता हूं कि केंद्रीय धातु आयन का नाम सबसे बाद में लिखते हैं। केंद्रीय धातु आयन का नाम पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। बाद वाली बात भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बाद में ऋण आयन भी हो सकता है। सोडियम है, और उसके बाद हम, इसका नाम आता है A से एमीन, इसका नाम आता है B से ब्रोमीडो, इसका नाम होता है C से क्लोरिडो, इसका नाम होता है F से फ्लोरिडो। मित्रों पहले कौन आएगा? एमीन पहले आएगा, तो मैं लिखूंगा एमीन। क्या लिखूं? एमीन। उसके बाद कौन आएगा? ब्रोमो, तो मैं लिखूंगा ब्रोमीडो। उसके बाद कौन आएगा? क्लोरिडो। क्लोरो भी कई किताबें लिखती है लेकिन IUPAC नहीं मानती। फिर क्या आएगा? फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। फिर क्या आएगा? अब बारी आएगी धातु आयन, अब बारी आएगी धातु आयन की। लेकिन मित्रों तब तक इस पूरे वाक्य पर, सभी शब्दों पर एक कंटिन्यूअस एक लाइन होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं। और उसके बाद हम लिखेंगे इस धातु का नाम, इसका, इस धातु का नाम, इस धातु का नाम यह है कॉपर। क्या है? तांबा नहीं लिखेंगे, लैटिन नाम लिख देंगे कॉपर। कईयों के लैटिन नाम और भी है, बदल कर भी लिखे जाते हैं, साधारण नाम नहीं लिखे, वो बात भी आगे करेंगे, ठीक है ना। और अब इसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लें। इसका +1 है, इसका 0 है, इसका -1 है, इसका -1 है, इसका -1 है। तो माइनस का 1 2 3 और प्लस का 1, ये हो गया गायब। पीछे रहे प्लस के 2, इसका +2 है। ऊपर का ऑक्सीकरण अंक रोमन अंकों में इस प्रकार लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यदि हाँ करो तो मैं इसका नाम लिखूं, लिख लो न? अब लिखता हूं मैं क्या? पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड संख्या में ज्यादा है, लिगेंड संख्या में, यहां तो एक एक लिगेंड ही थे, यहां संख्या में अधिक है। लिगेंड की जितनी संख्या है, संख्या को लिखने के लिए संख्यावाची शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संख्या लिखने के लिए संख्यावाची शब्द काम में लेते हैं। संख्यावाची शब्द कैसे लेते हैं? ये भी एक रामायण है, तो यह महाभारत कर लेते हैं। आइए, एक को लिखते हैं मोनो, दो, यदि एक संकुल है तो कुछ लिखना नहीं, दो है तो लिखते हैं डाई, तीन है
तो लिखते हैं ट्राई, 4 है तो लिखते हैं टेट्रा, और 5 है तो लिखते हैं पेंटा। अब तो आप बोलने लग गए, 6 है तो हेक्सा लिख देंगे, 6 है तो क्या लिख देंगे, हेक्सा, और इससे अधिक होंगे नहीं। ये नोट करने लायक बात है, ये सीख लेना एक बात है, सेव करने लायक बात है। अब हमारे पास यहाँ कितने हैं अमोनिया, 4 है, तो मित्रों मैं लिखूंगा टेट्रा, फिर इस अमोनिया का नाम है एमीन, और फिर कॉपर, ऑक्सीकरण का हमने थोड़ी देर पहले याद किया सेकंड, और फिर लिख देंगे ऋण आयन का नाम सल्फेट। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट दें तो ले सकते हैं, या आराम से वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे भी लिख सकते हैं। अगली बात करता हूं, अगली बात क्या है, जिन लिगेंडों के नाम में, जिन लिगेंडों के नाम में संख्यावाची शब्द है, जिन लिगेंडों के नाम में संख्यावादी शब्द होते हैं, उनकी संख्या यदि वो एक से अधिक हो, उनकी संख्या को कैसे लिखते हैं। एक है तो कोई लफड़ा ही नहीं, 2 के लिए पिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, टेट्रा AIS, और 5 के लिए पेंटाकिस, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और है यहाँ, वो बात क्या है, बात ये है मित्रों, यदि कोई कार्बनिक लिगेंड है, ऐसा कार्बनिक लिगेंड है और वो संख्या में अधिक है, तो कार्बनिक लिगेंड के लिए भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए 2 हो तो बिस, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो तो पेंटाकिस, इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ये लिख दूं CuEn का होल ट्वाइस, और ये आपके SO4, सबसे सरल है। अब आप लोग जानते हो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, या इसको बोल सकते हैं एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मित्रों कि यहां भी डाई है और यहां भी डाई है, ये वाला नाम ले IUPAC या ये साधारण नाम ले, इस नाम में संख्यावाची शब्द है, क्या बोल रहा हूं, नाम में संख्यावाची शब्द है। अब ये लिगेंड संख्या में कितने हैं, 2 है, तो इनके लिए अब हम डाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डाई का उपयोग नहीं करेंगे, तो किसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, बिस का। तो नाम क्या लिखूं मैं लिखूंगा नाम, ये बिस शब्द है ना, ये कोष्टक से बाहर लिखते हैं, और इनके नाम के लिए संख्यावाची शब्द वाले लिगेंड के नाम को छोटे कोष्टक में लिख लेते हैं। ठीक है, तो बिस, एथिलीन डाइएमीन, और फिर कॉपर, कोष्टक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, और सल्फेट, ये उसका नाम। ठीक है मित्रों, इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। जिन लिगेंडों के नाम में संख्यावाची शब्द है, उनकी संख्या दर्शाने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस करते हैं, और जिन लिगेंडों के नाम में कोई संख्यावाची शब्द नहीं है, उनको संख्या लिखने के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ठीक से समझ आया होगा। अगले वीडियो में कुछ हम एग्जाम्पल्स आपस में सॉल्व करेंगे, शेयर करेंगे, यौगिकों के नाम लिखना और नाम से सूत्र लिखना। ठीक है, आप तब तक इसको 1-2 बार और देख लीजिए। आप अपने मित्र MR चौधरी के साथ उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीख रहे हैं, जो आपके काम आएगी 12th में, BSc नर्सिंग में, नीट, पैरामेडिकल, एम्स, RUHS, तमाम प्रकार के स्टेट बोर्ड्स के जो एग्जाम हैं, उनमें केमिस्ट्री का पेपर जहाँ भी आएगा, ये प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, और प्रश्न
बड़ा सुखद होगा क्योंकि आप इसे इजीली हल कर लेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।